आपसे मैं समझना चाहूंगी कि कबूलनामा यहां पर हो चुका है, एसआईटी के सामने सोनम ने मान लिया है, सारे सबूतों को जब रखा गया कि हाँ वो इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन यहां पर एक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। सोनम कह रही है कि राज मास्टरमाइंड था, राज कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड थी। ये पूरा मामला सर किस दिशा में जाता हुआ आपको समझ आ रहा है? ये इसी दिशा में जा रहा है कि एक राय होकर के हत्या किया और हत्या के बाद अगर आप ये देखें तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना ये बड़ी स्वाभाविक और नैसर्गिक बात होती है। ऐसा कोई तथ्य ढूंढना मुश्किल है जहां इस तरीके के हथकंडे न अपनाए गए हों, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहती हैं, पुरानी धारा आईपीसी की धारा 34 यानी एक राय होना, 120 बी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना यानी षड्यंत्र करना, और उसके बाद कातिलाना हमला करना। फिर किसी ने चाकू दिया, किसी ने धक्का दिया या किसी ने केवल मशवरा दिया, ये बात दीगर है। सबने एक कोल्ड ब्लडेड डेलिबरेट हत्याकांड किया है और बराबर की सजा, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है। मेरी तो उम्मीद ये होगी आपने जिस तरीके से मेघालय को अपमानित किया, आपको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाल के 30 दिन के अंदर सजाए मौत की सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि जो नकारात्मक संदेश आपको लगता है कि इस केस में फांसी की सजा मिल सकती है? क्योंकि दोनों की तरफ परिवार यही चाहते हैं कि फांसी मिलनी चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही कि सामान्य हत्या नहीं है, कोल्ड ब्लडेड डेलिबरेट कैलकुलेटेड मर्डर है। सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से पूरी तैयारी के साथ, और जिस तरीके से कि अगर धक्का नहीं दे पा रहे हैं तो हम गणासे से काट देंगे। अब इससे ज्यादा शातिर दिमाग क्या हो सकता है? हवाला से पैसा हम लें, पेशगी हम सुपारी और दें, इसके बाद हम पूरी ताना बाना उन्हें मेघालय में जाके खाई में ढकेलने का इंतजाम करें, और उसके बाद स्वांग ये रचें कि साहब हमको नशा करके अपहरणकर्ता यहाँ गाजीपुर में छोड़ गए। हाँ। पूरा केस मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि मेघालय पुलिस इसको अंजाम तक ले जाएगी, सजाए मौत दिलाएगी चारों को। बिल्कुल सजाए मौत ली जाएगी चारों को। लेकिन ममता काले, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस पूरे मामले में हर तरह के पहलू निकलकर सामने आए। शुरुआत में देखिए मनगढ़ंत कहानी सोनम ने गढ़ी, लेकिन जिस तरीके से अभी सृष्टि जो कि राजा की बहन है वो कह रही थी कि सोनम की जब शादी हुई तो घर में किसी से बातचीत नहीं करती थी, वो अपने फोन में चैटिंग करती रहती थी, उसके भाई से भी ठीक से बात नहीं करती थी, वो हाथ पकड़ता था तो हाथ झिड़क देती थी। अब इस तरह का जो पूरा ये सिनेरियो है, किसी के भी घर में अगर अरेंज मैरिज करने के बाद कोई बहू आएगी तो उसकी साइकोलॉजी पर भी असर पड़ेगा, समाज में भी असर पड़ेगा। इस मामले ने किस तरह का मैसेज समाज में दिया है और कैसे उसको बदला जाएगा? प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा केस उभर करके आ रहा है जिसने हम सबको अंदर तक हिला करके रख दिया है। केस ऐसा जिसने रिश्तों में से विश्वास हटा दिया है, इंसानियत को और मानवता को तार तार करके रख दिया है। और ये जो लड़की है ना, ये स्प्लिट पर्सनालिटी केस है। मतलब इसने पूरी शादी की तैयारियां करी, हंसती रही, मुस्कुराती रही, शादी के जोड़े खरीदे, गहने खरीदे, मेहंदी लगाई, और उसके साथ साथ ये राजा को मारने की प्लानिंग और प्लॉटिंग भी करती रही। सोचिए आप, अपनी शादी के बाद ये इंदौर में गई और जो हत्यारे हैं उनसे एक कैफे में मिली और पूरे 6 घंटे उनके साथ इसने मीटिंग करी है कि कैसे उसको एलिमिनेट करना है। कामाख्या देवी जी जाती है, वहां पूजा करते हैं, गुवाहाटी से हथियार खरीदते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि पूरे के पूरे देश को और लोगों को, इसके परिवार वालों को यही लगे कि भाई लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के चक्कर में राजा को मारा है और गुवाहाटी मेघालय के लोगों ने मारा है। मेघालय को, शिलांग को बदनाम करने की इसने पूरी जो साजिश करी थी वो भी ध्वस्त हो गई है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज प्रियंका यहां पर निकल करके आ रही है, वो जो तीनों सुपारी किलर्स थे जिसको इन्होंने इससे पैसे दिए थे, उन्होंने भी एक समय पर जब वो पहाड़ी चढ़े, थक गए, उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं कर सकते, ये हम इसको नहीं मार सकते, हम नहीं मारेंगे। प्रॉब्ली वो थक गए थे या वो डर गए थे, उन्होंने बोला हम नहीं मारेंगे। तब इस लड़की ने, जिसकी शक्ल इतनी भोली दिखाई दे रही है, इसने बोला कि नहीं, तुम पीछे नहीं हट सकते हो, इसको मारना तो पड़ेगा, तुमको इसको मारना ही है, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। और जब राजा को मार रहे थे तो इसने राजा के जेब में से पर्स निकाला, 15,000 रुपए निकाल करके उन हत्यारों को दिया। और बाय द वे प्रियंका, वो जब इन्होंने चाकू से घाव किया था उस समय मरा नहीं था राजा। राजा को इन्होंने अधमरी हालत में, जिंदा हालत में पहाड़ी से नीचे ढकेला था। खतरनाक किस्म की ये लड़की है, इसको कड़ी से कड़ी। और गुवाहाटी ये ले गई थी कि हम दोनों में ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही है, यानी कि राजा और सोनम में, तो पहले माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद हनीमून के लिए जाएंगे, दोनों के बीच ट्यूनिंग अच्छी सेट हो जाएगी। और इस तरह की बातें आमूमन अरेंज मैरिज में कपल्स बोलते ही हैं।
बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ। और इस बात को सब विश्वास भी करने लग गए। परिवार जो राजा का है उसने विश्वास किया, राजा ने विश्वास किया, क्योंकि होता है कि भाई लड़की कह रही है कि भाई मेरा मंगल भारी है, कुछ अमंगल ना हो जाए, है ना। हम सब लोग पत्री में विश्वास करते हैं, हम सब लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, और कामाख्या देवी जी के मंदिर में उनका आशीर्वाद देने के लिए तो मैं भी गई हूं, हम सब जाते हैं। वो तो विश्वविख्यात देवी मां है ना। तो सबको ये लगा होगा कि बड़ी अच्छी, कितनी संस्कारी बहू है। देखो ये पहले बोल रही है कि मैं अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले, हनीमून में जाने से पहले कामाख्या देवी जी का आशीर्वाद देना चाहती हूं। तो इसकी प्लानिंग बड़ी खतरनाक थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज का मेंशन जरूर करना चाहूंगी, जिस समय इसने अपनी सासू मां से बात करी, वो फोन कॉल जो है वो वायरल हो रखी है, एकादशी के व्रत रखा हुआ है इसमें। हाँ जी, जिसमें ये कह रही है कि मम्मी हम तो चढ़ाई चढ़ रहे हैं और सांस इसकी फूल रही है, और पूरा ब्लेम राजा के ऊपर डाल रही है कि राजा ने बोला था कि ऊपर जाना है। जब मां ने पूछा कि इतने ऊपर तुम जा क्यों रहे हो, क्योंकि ये क्या बता रही है, बड़े घने जंगल हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई है, चढ़ के जाना है। और वो ममता खाली वो उस वक्त की ऑडियो है जब इस घटना को अंजाम दे दिया गया था, जब राजा को मौत के घाट उतरवा चुकी थी। करेक्ट, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। लेकिन खतरनाक इसलिए है, यहाँ पे मैं 10 सेकंड लूंगी, खतरनाक इसलिए है कि इसने अपने प्लान के तहत अपनी सासू मां को यह बताया कि भाई इतनी चढ़ाई है, ऐसे हम चढ़ रहे हैं, ताकि बाद में ये बोल सके कि राजा का पैर फिसल गया, मैंने तो आपको बताया था कि बहुत खतरनाक पहाड़ी थी, मैंने तो बोला था मैं जाना नहीं चाहती, राजा जाना चाहता है, गिर गया, मर गया, सब विश्वास कर लेंगे। इसका जो विधवा प्लान है वो सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा, विधवा बन करके आएगी, उसके बाद इसका बॉयफ्रेंड आएगा, इससे शादी करेगा। ये हीरोइन, वो हीरो, राजा बेचारा खत्म, किसी के घर का चिराग बुझा दिया। बिल्कुल। और उसके बाद इंदौर भी गई थी। लेकिन विक्रम सिंह, मैं आपसे दोबारा सर ये समझना चाहूंगी, हम लगातार एक विजुअल चला रहे हैं जिसमें गोविंद जो कि सोनम का भाई है, वो राजा की मां से गले लगकर रो रहा है। क्या इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा है कि इसमें वाकई गोविंद को रिग्रेट हो रहा है, या फिर किसी एक डर से अपने आप को, अपने परिवार को बचाने की वजह से उसने सोचा कि चलो अब जाकर वहीं पर झुक जाते हैं और परिवार से माफी मांग लेते हैं? क्या इनोसेंट लग रहा है भाई? देखिए, किसी तरह के भावनात्मक रूप से बहने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ। अब तक का जो घटनाक्रम हुआ है, कदाचित अगर गोविंद ने यह भी कहा था कि हम अपनी बहन की फांसी चाहते हैं, तो ऐसे मौकों पे ये अक्सर देखा जाता है अपने और अपने परिवार को बचाने की नियत से कि इस इन्वेस्टिगेशन और सजा के छींटे हमारे ऊपर ना आए या औरों पे ना आए, तो इस टीके की बड़बोले की का बातें झूठ हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि अपने हालांकि उसने राज और सोनम के रिश्तों को बताया कि भाई बहन का रिश्ता है। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अंबर जैदी मैं समझना चाहूंगी, क्या लगता है कि आज के टाइम पर भी दबाव में लोग शादी करते हैं? जब लड़की अपने पैर पर खड़ी है, लड़का कमा रहा है, दोनों इक्वली अपने राइट्स को जानते हैं, तब भी आपको लगता है कि दबाव में शादी होती है? और जब शादी में असहज महसूस करती है लड़की, तो ये कदम उठाती है? देखिए प्रियंका, जो सोनम का केस है उसमें ये समझ में आता है कि जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी थी, एक खतरनाक क्रिमिनल माइंडसेट जिसका था, ऐसे में ये तो मुमकिन नहीं है कि उसके माँ बाप को, घर वालों को नहीं पता होगा कि वो जिस तरह की लड़की है, ऐसे में आप किसी के बच्चे को जबरदस्ती के रिश्ते में फंसाकर आप उसके पूरे खानदान को खत्म कर देते। किसी के घर का बेटा चला जाए, ये पूरी तरह से आप सोनम को रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसमें उसके परिवार वाले भी शामिल। और जिस तरह से अब तक, तो कल तक उसके परिवार वाले सोनम के समर्थन में, आज जब उनको लग रहा है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से इसमें सोनम अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकती। हो सकता है मंगल दोष हटाने के लिए जिस गड़बड़ी में शादी की